जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के इलेक्शन को देखकर दोस्तों पूरे नेपाल में तहलका मचा हुआ है। बताएंगे बालेंद्र शाह भी इस बंगाल चुनाव को देख रहे होंगे। दोस्तों बंगाल बॉर्डर नेपाल के गले की बन चुका है फांस। इसी वजह से पिछले साल नेपाल की ओली सरकार को पड़ गया था जाना। बताएंगे बंगाल चुनाव नेपाल के लिए कितना अहम है। तो वहीं इधर पश्चिम बंगाल में काउंटिंग चल ही रही थी कि बीजेपी का कौन बनेगा सीएम बंगाल में, उस पर भी नया खुलासा हो गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे बांग्लादेशी सांसद ने जताया था डर। कहा था बीजेपी अगर बंगाल में जीत गई तो उमड़ पड़ेगा प्रवासियों का सैलाब। तो दोस्तों अब बांग्लादेश करेगा इन घुसपैठियों को वापस बुलाने की तैयारी। बताएंगे क्या अब घुसपैठियों पर करेगी मोदी सरकार बड़ी कार्रवाई। कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेशी सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में। तो वहीं भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर पर मच गया हंगामा। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों पहुंचे तो अभिषेक बनर्जी को घुसने पर लगा दी रोक। किसने कहा कि अखिलेश जिसके साथ गए वो हारा ही है। बंगाल जीत पर बीजेपी के इस मंत्री का तंज। दोस्तों इधर बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी का रिजल्ट आ ही रहा था कि उधर एकदम से उपचुनावों का भी रिजल्ट सामने आ गया। गुजरात, नागालैंड, त्रिपुरा को लेकर, कर्नाटक को लेकर बताएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या रहा हाल, कौन जीता। दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले पश्चिम बंगाल में इस बदलाव का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पर बंगाल बॉर्डर नेपाल के गले की फांस। चुनाव नतीजों को देख रहे होंगे बालेंद्र शाह। आपको बता दें कैसे पश्चिम बंगाल का यह बदलाव नेपाल में तूफान लाने वाला है। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के दौरान घुसपैठ और सीमा की नाकाबंदी बड़ा मुद्दा रहा है। इसी में से भारत की नेपाल के साथ एक सीमा पश्चिम बंगाल के पास भी है। दोस्तों पानी टंकी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहर है, जो नेपाल के झापा जिले के काकड़ भिट्टा के बीच एक प्रमुख कारोबारी रास्ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित ये इलाका नेपाल और भारत के बीच आवागमन का एक अहम रास्ता भी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे नेपाल के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। दोस्तों भारत नेपाल सीमा के प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट के पास पानी टंकी एक प्रमुख लैंड पोर्ट है, जहां से कोयला, जूट, सीमेंट और फल सब्जियां भारत से नेपाल निर्यात की जाती है। वहीं नेपाल से भारत को चाय, अदरक, प्लाईवुड और सिंथेटिक धागे आते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327 और एशियाई राजमार्ग AH2 से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये बीते साल नेपाल में केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान इसी पानी टंकी के पास नेपाल जाने वाले सैकड़ों ट्रक फंस गए थे। और इन प्रदर्शनों का नतीजा ये रहा था कि ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था और बालेंद्र शाह के रूप में नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिला। पानी टंकी दार्जिलिंग जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक प्रमुख स्थान है। यह भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र के बहुत करीब है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया था कि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और सीमा पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ऐसे में दोस्तों बंगाल में कोई भी बदलाव नेपाल के लिए इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों की सीमा और व्यापार, परिवहन रास्ता बंगाल के ही जरिए जुड़े हैं। वहां की राजनीतिक स्थिति सीधे नेपाल की अर्थव्यवस्था, खाद्य आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था पर असर डालती है। जैसा कि हमने आपको बताया, बंगाल नेपाल की लगभग 100 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें सिलीगुड़ी पानी टंकी के संवेदनशील कॉरिडोर शामिल है। यहीं से नेपाल को भारत के बाजार से खाने पीने की सामग्रियां, ईंधन, दवाएं और अन्य आवश्यक चीजें ट्रकों के जरिए पहुंचती है। इसी रोडवे और चेक पोस्ट पर बंगाल की सरकार और सुरक्षा बलों का नियंत्रण होता है। इसीलिए यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है कि नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार बैठकर बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट देख रही होगी। नेपाल की सरकार को बंगाल में सत्ता बदलाव, चुनावी नतीजे या वहां की सुरक्षा नीति की पैनी नजर रखनी पड़ती है ताकि आपूर्ति की लाइन ना कटे। तो यह है पूरी जानकारी दोस्तों। वहीं आपको बता दें, जैसा कि हम सभी को पता है, पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारत के बाहर पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव पर सबसे ज्यादा नजर अगर किसी की है तो वो है बांग्लादेश की। जी हाँ दोस्तों, नेपाल से भी ज्यादा अगर कोई डर में बैठा है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में अगर कोई राजनीतिक गतिविधि होती है तो पड़ोस
लॉस में उसका असर महसूस किया जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भारत में वर्षों से राजनीति हो रही है और जब इस बार चुनाव के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की संभावना जताई गई थी तो बांग्लादेश के सांसद ने डर जताते हुए कहा था कि प्रवासियों का सैलाब उमड़ पड़ेगा। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब घुसपैठियों के नाम पर भारत और बांग्लादेश के बीच नया राजनीतिक विवाद शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी की संभावित जीत पर बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी एनसीपी, जिसका गठन शेख हसीना की सरकार के पतन बाद हुआ था, उसके सांसद सचिव अख्तर हुसैन ने देश की संसद में कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो देश में लाखों अवैध प्रवासी देश में धकेल दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से अवैध बांग्लादेशियों को ढाका वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो सकता है। उसने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो बीजेपी वहां सरकार बनाती है तो वे सभी बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज देंगे। इससे हमारे लिए एक बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा। हम इस बात को लेकर चिंतित है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस तरह के कदम से प्रवासियों का सैलाब बांग्लादेश में घुस सकता है और उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुस्लिम प्रवासियों को भारत से वापस नहीं भेजा जाएगा। तो अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बना रही है तो अब बांग्लादेश को तैयारी कर लेनी चाहिए घुसपैठियों को वापस बुलाने की। और अब आप देखिएगा दोस्तों, अपने आप घुसपैठिए वापस बांग्लादेश चले जाएंगे, जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे बांग्लादेश। कुछ तो बिना कहे ही चले जाएंगे ईमानदारी के साथ और काफी को सुनवाई के दौरान भगाया जाएगा। इन्होंने बहुत ज्यादा बंगाल में रहकर बंगाल को एक घुसपैठिया राज बनाकर रखा हुआ था और ममता बनर्जी के वोटर बैंक बने हुए थे। अब इन सब का इलाज दोस्तों एक एक करके बंगाल में होना जारी होने वाला है। बस आने वाले समय में आप देखिएगा कि बंगाल पूरे तरीके से क्लीन हो जाएगा। और एक चीज और है दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा कि दिखाया जा रहा है बहुमत सीट के साथ में सरकार बना लेती है तो आप ये गांठ बांध लीजिएगा कि अगली बार से कभी भी टीएमसी की सरकार बंगाल में नहीं बनने वाली। आगे इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, वहीं आपको बता दें भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर पर मचा हंगामा। ममता और शुभेंदु वहां पर मौजूद रुकी हुई है मतगणना। दोस्तों पश्चिम बंगाल के वीवीआईपी सीट भवानीपुर में हंगामा हो रहा है। यहां अब 14वें राउंड का रिजल्ट आ चुका है। 14वें राउंड के रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी 3800 वोटों से आगे चल रही है। यहां 13 राउंड की काउंटिंग की अनाउंसमेंट रोक दी गई थी। मतगणना केंद्र के अंदर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। दोनों नेताओं को अंदर गए 1 घंटे से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन वहां अब तक 13वें राउंड के बाद मतगणना शुरू नहीं हो पाई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी मोबाइल के साथ काउंटिंग सेंटर घुस गई है और उनके पास इलेक्शन कार्ड भी नहीं था। वहीं दूसरी पार्टियों के एजेंट का आरोप है कि बीजेपी के एजेंट ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि उनके बहुत सारे एजेंट को काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया है। आपको बता दें भवानीपुर में लगातार ममता का लीड का अंतर घटता जा रहा है दोस्तों, जहां पर शुभेंदु की वापसी का रुझान दिखाई दे रहा है, जहां पर लगातार ममता के गढ़ में शुभेंदु की सेंधमारी दिखाई दे रही है और लग रहा है कि अब भवानीपुर की जनता भी शुभेंदु को चाह रही है दोस्तों, जो कि हमेशा से होता आया है। इस बार ये देखना दिलचस्प रहेगा कि शुभेंदु अधिकारी क्या ममता बनर्जी को पस्त कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आपको बता दें मतगणना केंद्र में अभिषेक बनर्जी के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, उनको नहीं घुसने दिया गया अंदर। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार नहीं है, इसी वजह से आयोग ने यह सख्त कदम उठाया। अभिषेक बनर्जी जब अपने सुरक्षा दल के साथ हेस्टिंग्स स्थित मतगणना केंद्र पहुंचे उसी समय चुनाव आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए। इस आदेश में रिटर्निंग ऑफिसरों और ऑब्जर्वरों को कहा गया है कि उन्हें परिसर में प्रवेश की अनुमति ना दी जाए। इसकी पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने भी की है। तो वहीं आपको बता दे ब्रजेश पाठक ने तंज कस दिया, कह दिया अखिलेश जिसके साथ गए वो हमेशा हारा है। बंगाल जीत पर भी केशव मौर्य का तगड़ा तंज दोस्तों। ब्रजेश पाठक ने कहा अंधेरा छट गया, कमल खिल गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जैसा आनंद और सुकून 2014 और 2017 के चुनाव में आया था वही आज भी आ रहा है। बंगाल में कमल खिल गया है, हर जगह कमल खिलेगा, लेकिन सर्वाधिक आनंद बंगाल में कमल खिलने पर है। ममता बनर्जी दीदी का अहंकार टूट गया है, अटल बिहारी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। अखिलेश यादव या तो यूपी के चुनाव से पहले या चुनाव के बाद सैफई जाने की तैयारी कर लें। बीजेपी यूपी में भी सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर साथ में आएंगे तो गच्चा खाएंगे। सपा मुखिया जिसके साथ जाएंगे वो हार जाएगा, ये बात गांठ बांध ले। बिहार में तेजस्वी, बंगाल में ममता आदि इसके उदाहरण है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि आज अखिलेश यादव का अहंकार भी चूर चूर हो गया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी, डीएमके सभी
पार्टियों को डुबो दिया है। सपा की नाव भी डूब गई होती अगर अभी चुनाव हो गए होते। वहीं दोस्तों असम और बंगाल के नतीजों के बाद कश्मीर में भारी जश्न देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में आज जीत का जश्न मनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2026 के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने न केवल घाटी में बल्कि देश के अन्य राज्यों विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में पार्टी की शानदार जीत का जश्न मनाया है। कश्मीर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया जिसमें कई राज्यों में पार्टी की मजबूत स्थिति को दिखाया गया है। इस मौके के चलते जम्मू और कश्मीर में खुशी के नजारे दिखाई दिए जिसमें सदस्यों ने पार्टी की बढ़त और पूरे भारत में मौजूदगी पर जोर दिया। बीजेपी ने असम में मजबूत बढ़त दिखाई और पश्चिम बंगाल में भी अच्छा प्रदर्शन किया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी मंत्रियों के साथ जीत की खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट बैठक से पहले प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों के साथ जश्न मनाया। इस दौरान एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद सिद्ध हो गया और अरब सागर महाराष्ट्र से लेकर गंगा सागर पश्चिम बंगाल तक कमल खिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण हमें पश्चिम बंगाल में जीत मिली। असम में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और पुडुचेरी में भी दूसरी बार हमारी सरकार बन रही है। हमें पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु केरल में भी कमल खिलेगा। इस वक्त भाजपा का एक एक कार्यकर्ता समर्थक खुशी से झूम रहा है। दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज वो दिन आ गया है दोस्तों, वाकई में लग रहा है कि 2014 वाला ही चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। जैसे 2014 में केंद्र के लिए चुनाव जीती थी बीजेपी, वैसे ही आज सेम रिजल्ट देख करके सेम फीलिंग आ रही है। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें वहीं बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर का क्या हाल है दोस्तों, और ममता बनर्जी की हार से क्यों इतने गदगद हैं, वो क्या कहा उन्होंने बता दें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर चुके हुमायूं कबीर अपनी पूर्व पार्टी की हार से गदगद हैं। उन्होंने टीएमसी की सत्ता से विदाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान करने के बाद टीएमसी ने अपने विधायक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और बाबरी मुद्दे ने बंगाल जिस ध्रुवीकरण को हवा उसका भाजपा को बड़ा फायदा मिला है। वहीं हुमायूं कबीर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी को हराने के लिए बंगाल के लोगों को बधाई दी और कहा कि टीएमसी शासन में अंग्रेजों से भी ज्यादा लूटा गया है। उन्होंने पहली प्रतिक्रिया में कहा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी ने तीन बार सीएम बनकर भतीजा को इतना ताकत दे दिया, लोगों के साथ इतना धोखाधड़ी किया, लोगों का इतना पैसा लूटा। ब्रिटिश ने 100-200 साल में जितना लूटा उतना ममता बनर्जी ने 15 साल में ही लूट लिया। आज के दिन बंगाल के लोगों को बधाई दूंगा कि टीएमसी को लूटने वालों को अच्छा जवाब मिला है। अब बात कर लेते हैं असली मुद्दे की दोस्तों, जहां पर काउंटिंग चल ही रही थी कि कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से, उसकी भी अटकलें लगाई जाने लग गई दोस्तों, और दौड़ में इन भाजपा नेताओं के नाम भी सामने आ गए। आपको बता दें बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर किसी नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन 5 चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है दोस्तों। पहला नाम है जो सबसे प्रबल दावेदार है और वो है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता है। पूर्वी मिदनापुर जैसे जिलों में उनका जबरदस्त संगठनात्मक प्रभाव है। कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी अब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। उनकी आक्रामक राजनीति और ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देने की क्षमता उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे रखे हुए है। जी हां दोस्तों, तो वहीं दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो है दोस्तों दिलीप घोष का, जो कि संगठन के चाणक्य कहे जाते हैं। बीजेपी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को बंगाल में पार्टी के विस्तार का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। अपनी बेबाक और आक्रामक बयानबाजी के लिए चर्चित दिलीप घोष की जमीनी स्तर पर पकड़ बेहद मजबूत है। उनके कार्यकाल में ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, जो पार्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो तीसरा नाम है दोस्तों समीक भट्टाचार्य, जिनको रणनीतिकार चेहरा माना जाता है। समीक भट्टाचार्य वर्तमान में बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार माना जाता है, जिनका ध्यान बूथ स्तर के प्रबंधन और आंतरिक ढांचे को मजबूत करने पर रहता है। तो वहीं तीसरा नाम के बाद अब चौथा नाम है अग्निमित्रा पॉल का, जिनको उभरता हुआ महिला नेतृत्व माना जाता है। वहीं पांचवा नाम है दोस्तों शंकर घोष जी का, जिनको उत्तर बंगाल की आवाज कहा जाता है। सिलीगुड़ी से विधायक शंकर
दिनकर घोष उत्तर बंगाल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेता हैं। उत्तर बंगाल में पार्टी को मजबूती देने और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ रखने के कारण उन्हें भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए देखा जा रहा है। वैसे दोस्तों, अगर हम अलग से नाम बताएं तो सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती को भी देखा जा रहा है एज अ सीएम। आप पर हम इस सवाल का जवाब छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन हो सकता है बंगाल का सीएम? आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके लिए बेस्ट सूटेड नाम कौन हो सकता है? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। देखते हैं आप लोग किसको चाहते हैं, देखना चाहते हैं एज अ सीएम ऑफ द बंगाल फ्रॉम बीजेपी पार्टी, जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं दोस्तों, उपचुनावों में भी बीजेपी का जलवा दिखाई देने को मिला है। गुजरात, नागालैंड, त्रिपुरा में भी तगड़ी जीत। कर्नाटक में कांग्रेस, बारामती में एनसीपी ने मारी बाजी। बता दें, देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ साथ कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात और महाराष्ट्र की 7 सीटों पर हुए उपचुनावों के भी नतीजे आज ही सामने आ गए। गुजरात की उमरेठ, नागालैंड की कोरीडांग और त्रिपुरा की धर्मनगर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार परचम लहरा दिया दोस्तों। वहीं कर्नाटक की बागलकोट सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उमेश मेटी ने जीत हासिल की। उधर महाराष्ट्र की बारामती सीट से एनसीपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने करीब 2 लाख वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। वहीं जाते जाते आपको बता दें, बंगाल जीत चुका है भारतीय जनता पार्टी। अब पंजाब की है बारी। जी हां, बीजेपी का अगला मिशन पंजाब क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में स्थित बीजेपी कार्यालयों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के जश्न में शामिल हो रहे हैं, साथ में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में मिली बढ़त के बीच बीजेपी ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक हथियार बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया कि पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। आम आदमी पार्टी अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। जी हां, आप ये सामने उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें इस बयान से साफ है कि बीजेपी इस बढ़त को अन्य राज्यों में भी सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अगर आप भी मानते हैं कि अगला जीत बीजेपी का पंजाब होने वाला है तो पंजाब इज नेक्स्ट कमेंट में भर दीजिएगा लिखकर दोस्तों। और जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। और दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई समझ सके कि कौन होगा अगला सीएम या फिर कैसे बंगाल में बीजेपी की जीत से हिल गया है नेपाल और बांग्लादेश। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।